मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हीट ट्रांसफर के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाइड फॉर फोर्स कन्वेक्शन। अब हमारी नेक्स्ट थियरी है डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाइड फॉर फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन मतलब कि नेचुरल कन्वेक्शन के नेचुरल कन्वेक्शन वाली थियरी जब है उस एग्जाम्पल उस थियरी के अंदर हम लोगों को क्या रिलेशनशिप मिलता है। देखिए फोर्स कन्वेक्शन में हमारे पास में रिलेशनशिप था दैट द नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांडल नंबर। यहाँ पर हमारे पास में रिलेशनशिप हो जाएगा नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ ग्रेसॉफ नंबर एंड प्रांडल नंबर। सिर्फ एक ही फर्क है, फोर्स कन्वेक्शन में रेनॉल्ड नंबर था, फ्री कन्वेक्शन मतलब कि नेचुरल कन्वेक्शन में यहाँ पर ग्रेसॉफ नंबर है। सिर्फ इतना सा फर्क। ये सवाल भी जीटीयू में 3 से 4 बार आ चुका है। 4 मार्क्स या 7 मार्क्स में आप लोगों को इसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं। बकिंघम पाई थ्योरम के स्टेप्स आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। सेम लास्ट लेक्चर की तरह आप लोगों के पास में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी का यूनिट पता होने चाहिए, प्रॉपर्टी के यूनिट के बेस पर आपको एमएलटी फॉर्मूला पता होना चाहिए, बकिंघम पाई थ्योरम के स्टेप्स याद होने चाहिए एंड यू विल गेट द आंसर। कन्वेक्शन प्रोसेस है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बकिंघम पाई थ्योरम में हम लोगों को 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा और क्या यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा। स्टार्ट करते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का मीनिंग आपको पता है, नेचुरल कन्वेक्शन जिसको फ्री कन्वेक्शन भी बोला जाता है, ऐसी कन्वेक्शन की प्रोसेस, ऐसी हीट ट्रांसफर की प्रोसेस के जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लोग अप्लाई नहीं करने वाले, जैसे कि पानी का ठंडा होना इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर फ्री कन्वेक्शन के लिए रिलेशनशिप बनती है दैट द नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ ग्रेसॉफ नंबर एंड प्रांडल नंबर। आप लोगों को जीटीयू में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है दैट डिराइव एन इक्वेशन फॉर नेचुरल कन्वेक्शन। नंबर 1 ये एक तरीका है, यहाँ पर आप लोगों को पता चलना चाहिए कि नेचुरल कन्वेक्शन है तो आप लोगों को यही रिलेशनशिप डिराइव करके दिखानी है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाइड, डिराइव एन इक्वेशन फॉर डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाइड इन फ्री कन्वेक्शन प्रोसेस। तब भी आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आप लोगों को ये इक्वेशन डिराइव करना है। और तीसरा तरीका है जो जीटीयू में पूछ सकते हैं दैट डिराइव एन रिलेशनशिप बिटवीन नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ ग्रेसॉफ नंबर एंड प्रांडल नंबर। रिटर्न में, वर्डिंग में, ना कि इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में। तब भी आपको पता चलना चाहिए कि आप लोगों को ये सवाल पूछा गया है। सवाल 4 मार्क्स या 7 मार्क्स किसी में भी आ सकता है, आईएमपी है, इसके बेस पर एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, तो इसको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में वैल्यू है नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ ग्रेसॉफ नंबर एंड प्रांडल नंबर। हमारा स्टेप नंबर 1 ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आपको दी गई है उन प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब के यूनिट मतलब कि उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले नसेल्ट नंबर, तो नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला है hd/k, फिर है ग्रेसॉफ नंबर बीटा इंटू जी इंटू डेल्टा टी इंटू रो स्क्वायर डी क्यू डिवाइडेड बाय न्यू स्क्वायर, और प्रांडल नंबर मतलब कि न्यू सी बी अपॉन के। 3 डायमेंशनलेस नंबर है आपके, तीनों डायमेंशनलेस नंबर के फॉर्मूला आपके पास में है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ गए। अभी नंबर ऑफ वेरिएबल में से आप लोगों को करना क्या है, तो 2 वेरिएबल ढूंढने हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक से ज्यादा होता है। सेम यहाँ पर भी आपके पास में नसेल्ट नंबर में कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा फॉर्मूला कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बेस पर ही आएगा। मतलब कि आपका जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट h है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। अगर h आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मतलब ये होगा कि बाकी के जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। d डायमीटर ऑफ ट्यूब, k थर्मल कंडक्टिविटी, बीटा इंटू जी इंटू डेल्टा टी ये बायोंट फोर्स है। ये फॉर्मूला बायोंट फोर्स का, इसको हम लोग एक ही कंसीडर करके चलेंगे, यूनिट एक ही प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे, मतलब बीटा जी इंटू डेल्टा टी। फिर डेंसिटी रो, डायमीटर ऑलरेडी आ चुका है मतलब दोबारा नहीं लिख रहा है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। म्यू काइनेमेटिक या डायनामिक विस्कोसिटी, फिर से म्यू आपका आ चुका है, के आपका आ चुका है, बचा क्या सीपी, यहाँ पर ही आ गया। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कौन से हुए, डायमीटर,
थर्मल कंडक्टिविटी, बर्न फोर्स, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? तो डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब 6 प्लस 1 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आपको मिल गए। आप लोग फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हो, सारे प्रॉपर्टीज सारे वेरिएबल्स का फंक्शन दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? जो भी वेरिएबल आपके पास में है, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी आपके पास में है, उन सारी प्रॉपर्टी का यूनिट, उसकी लिस्ट लिख लो। उन सारे यूनिट के बेस पर उनके एमएलटी फार्मूला क्या बन रहे हैं वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हमारा H कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, उसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो फार्मूला बनेगा m1t-3 थीटा रेज़ टू -1। D डायमीटर, डायमीटर ऑफ ट्यूब जिसका यूनिट होगा हमेशा मीटर में, लेट्स से L1। बीटा इनटू G इनटू डेल्टा टी बर्न फोर्स, लेट्स से मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1t-2। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब m1L-3। विस्कोसिटी न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर m1L-1t-1। Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जूल पर किलोग्राम केल्विन L2t-2 थीटा रेज़ टू -1। The last one thermal conductivity watt per meter Kelvin m1 L1 t-3 theta -1। मतलब जितनी प्रॉपर्टी, जितने वेरिएबल आपके पास में थे, आपके पास में टोटल 7 वेरिएबल थे, ये सातों वेरिएबल के यूनिट आपके पास में आ गए, सातों वेरिएबल के डायमेंशन नंबर आपके पास में। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल n is equal to 7, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फंडामेंटल 3 वेरिएबल लेते थे, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर है, यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल 4 वेरिएबल रहेंगे, m l t और चौथा वेरिएबल थीटा। तो फंडामेंटल वेरिएबल हमारे पास हो जाएंगे 4। टोटल वेरिएबल है, फंडामेंटल वेरिएबल है, तो कितनी पाई इक्वेशन बनेगी वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पाई इक्वेशन, फार्मूला है आपके पास n - n, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, m टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल, 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये कि आपके पास में 3 पाई इक्वेशन बनेगी। फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट पाई 1 पाई 2 पाई 3 तो ले लिया, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पता चल गया कि 3 पाई इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन के अंदर वैल्यू किसकी रखनी है? लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, फिर समझा रहा हूं कि पाई के अंदर हम लोगों को जो वैल्यू रखनी है, उन वैल्यूज को कहा जाता है रिपीटेटिंग वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल कि जो आपके तीनों के तीन पाई इक्वेशन के अंदर आने वाले हैं। इसके सिलेक्शन की प्रोसीजर भी 4 प्रॉपर्टी के बेस पर होता है, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी सिलेक्शन कहां से करना है? तो जो भी वेरिएबल आप लोगों के पास में दिए हैं उसी में से आप लोगों को ये 4 प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो जियोमेट्री के नाम पर आपके पास में डायमीटर है, तो आप लोग डायमीटर रिपीटेटिंग वेरिएबल में ले सकते हो। नेक्स्ट आपके पास में फ्लो प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी, डेंसिटी आप लोग रिपीटेटिंग वेरिएबल में ले सकते हो। नेक्स्ट फ्लूइड, फ्लूइड प्रॉपर्टी मतलब कि विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप लोग एज अ रिपीटेटिंग वेरिएबल ले सकते हो। द लास्ट वन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, आप H भी ले सकते हो, K भी ले सकते हो, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसका सिलेक्शन कभी भी रिपीटेटिंग वेरिएबल में नहीं करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सीधी सी बात है कि को लेके चलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपकी चौथी रिपीटेटिंग वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, तो रिपीटेटिंग वेरिएबल का सिलेक्शन जो वेरिएबल आपको आपके इक्वेशन में दिए हैं उन्हीं में से लेना है, उसके अलावा नहीं, ये ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। ठीक है, तो चारों 4 रिपीटेटिंग वेरिएबल मिल गए। ये चारों रिपीटेटिंग वेरिएबल हम हमारे तीनों पाई इक्वेशन में रखेंगे, पाई 1 पाई 2 पाई 3। 4 रिपीटेटिंग वेरिएबल है डी, रो, म्यू एंड के। ये स्टेप को भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। क्या रिपीटेटिंग वेरिएबल है? डी, रो, म्यू एंड के। The same thing will over here in pi 2, the same thing will be in pi 3। जो रिपीटेटिंग वेरिएबल है उन सारे रिपीटेटिंग वेरिएबल्स की पावर दे दो। पाई 1 के लिए d रेज़ टू a1, रो रेज़ टू b1, म्यू रेज़ टू c1, k रेज़ टू d1। पाई 2 के लिए d रेज़ टू a2, रो रेज़ टू b2, म्यू रेज़ टू c2, k रेज़ टू d2। और पाई 3 के लिए d रेज़ टू a3, रो रेज़ टू b3, म्यू रेज़ टू c3, k रेज़ टू d।
मतलब आपकी 4 प्रॉपर्टी आ गई, 4 वेरिएबल आ गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल तो 7 थे। अगर 7 वेरिएबल थे तो सातों के 7 वेरिएबल इक्वेशन में आने चाहिए। इसका मतलब ये कि जो 3 वेरिएबल जो रिपीटेटिंग नहीं है उन सारे वेरिएबल्स को हम लोग हमारी इक्वेशन के अंदर रखेंगे, जिनको कहा जाता है नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल, जो एक बार सिर्फ एक ही बार इक्वेशन में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ से इक्वेशन से। सबसे पहले h जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम लोगों ने रिपीटेटिव सिलेक्ट नहीं किया है। लेट्स से दैट कि हमारा पहला पाई इक्वेशन में रिपीटेटिव वेरिएबल बनेगा h, पहला रिपीटेटिव वेरिएबल बनेगा h। दूसरा रिपीटेटिव वेरिएबल हम लोग क्या लेंगे, आपके इक्वेशन में देखो d रिपीटेटिव वेरिएबल है, k रिपीटेटिव वेरिएबल है, लेकिन बीटा जी डेल्टा टी बॉइंड फोर्स ये आपका रिपीटेटिव वेरिएबल नहीं है। ये आपके लिए हो जाएगा दूसरा नॉन रिपीटेटिव वेरिएबल बीटा जी इनटू डेल्टा टी। लास्ट में क्या बचा आपके पास, सिर्फ सीपी, ये आपका तीसरा नॉन रिपीटेटिव वेरिएबल हो जाएगा। नॉन रिपीटेटिव वेरिएबल टर्म बाय टर्म अरेंज करो तीनों पाई इक्वेशन में, और फिर तीनों तीन पाई इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करो जो लास्ट लेक्चर में आप करते थे। सॉल्विंग पाई वन इक्वेशन, पाई वन इक्वेशन क्या है, पाई वन इज इक्वल टू डी रेज टू a1 रो रेज टू p1 म्यू रेज टू c1 k रेज टू d1 इनटू h। ये आ गया। दोनों तरफ हम लोग हमारे एमएलटी फार्मूला को रखेंगे। अभी पाई तो आपका ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, अगर पाई आपका डायमेंशन लेस है मतलब m0 l0 t0 थीटा 0 तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। बचा क्या आपके पास, डायमीटर, डायमीटर का l1 रेज टू a1, डेंसिटी m1 l-3 रेज टू b1, विस्कोसिटी m1 l-1 t-1 रेज टू c1, थर्मल कंडक्टिविटी m1 l1 t-3 थीटा रेज टू -1 d1। लास्ट में जो नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल है उन नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल का कोई पावर देना नहीं है, वो ऐसे सिंपल फॉर्म में रहेंगे। तो वो सिंपल फॉर्म मतलब कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में उसका डायमेंशन नंबर क्या है m1 t-3 थीटा -1। आपने वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद क्या करना है, सिंपल मेथड है, फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ से, यहां पर m की पावर 0 है, उसी तरह से राइट साइड में भी m की कोई पावर बनेगी। क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब सीधी सी बात है कि जैसे यहां पर m1 into b1 मतलब कि b1 हो गया, 1 into c1 मतलब c1 हो गया, 1 into d1 मतलब d1 हुआ एंड m रेज़ टू 1। और आपको मैथ्स का सिंपल रूल पता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, कि अगर बेस सेम है तो हम पावर का समेशन कर सकते हैं, तो वो चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर m की क्या वैल्यू बनेगी, b1 प्लस c1 प्लस d1 प्लस 1, m रेज़ टू b1 प्लस c1 प्लस d1 प्लस 1। उसी तरह से b l की वैल्यू आएगी, उसी तरह से t की वैल्यू आएगी, उसी तरह से थीटा की वैल्यू आएगी mlt थीटा के फॉर्मूला में। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ आप लोगों को सेम मेजरमेंट, मतलब mm के लिए, ll के लिए, tt के लिए और थीटा थीटा के लिए पावर को इक्विवेलेंट करना है दोनों साइड से, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बोथ। और जो पावर को आप इक्विवेलेंट करोगे उसके बेस पर आप लोगों को मिलेगा a1 b1 c1 एंड d1। तो हम लोग वही करते हैं फॉर m की पावर के लिए। लेफ्ट साइड में आपके पास में 0 इज इक्वल टू, यहां पर m नहीं है, m 1 into b1 मतलब b1, 1 into c1 मतलब c1, 1 into d1 मतलब d1 एंड 1। बेस सेम है, पावर का समेशन होगा b1 m रेज़ टू b1 प्लस c1 प्लस b1 प्लस 1, मतलब कि b1 प्लस c1 प्लस d1 प्लस 1। ध्यान रखना सिर्फ m के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट उसी तरह से सिर्फ l के लिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी पावर है l की 0, अब राइट हैंड साइड में l की पावर क्या बन रही है, 1 into a1 मतलब कि a1, -3 into b1 मतलब -3 b1, -1 into c1 मतलब -c1, 1 into d1 मतलब d1, यहां पर क्या है मतलब ऐसे ही। सेम वैल्यू फॉर t, लेफ्ट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू -1 into c1 -c1, -3 into d1 -3 d1 and t raised to -3 माइनस। नेक्स्ट थीटा के लिए, थीटा की पावर 0 है, लेफ्ट साइड 0 इज इक्वल टू, यहां पर थीटा ये रहा -1 into d1 -d1 थीटा रेज़ टू -1 माइनस। इक्वेशन सॉल्व करो। सबसे पहले थीटा का -d1 है, इक्वल टू के इससे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो d1 की वैल्यू मिल गई -1। ये d1 की वैल्यू आप यहां पर रख दो तो आपको c1 मिल जाएगा 40
0 is equal to minus C1 minus 3 into minus 1 minus 3 minus 3 into minus 1 plus 3 this plus 3 and minus 3 will be cancel out मतलब C1 की वैल्यू 0 आ गई CD की वैल्यू मिल गई अब यहाँ रखो तो आपको B1 मिल जाएगा for m 0 is equal to B1 plus C1 की वैल्यू 0 है 0 D1 की वैल्यू -1 है -1 प्लस 1 इस -1 प्लस 1 will be cancel out बचा गया B1 is equal to 0 B C D तीनों की वैल्यू है तो आपको A मिल जाएगा for L 0 is equal to A1 -3 B1 की वैल्यू 0 -3 into 0 माइनस C1 की वैल्यू 0 है 0 D1 की वैल्यू -1 है -1 तो आपको A1 मिलेगा 1 क्यों क्योंकि -3 into 0 0 हो जाएगा -0 0 हो जाएगा -1 जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा तो A1 मिल गया ये A1 B1 C1 और D1 की वैल्यू हम हमारे पाई के इक्वेशन में रखेंगे दैट पाई1 is equal to d raised to A1 A1 है मतलब 1 d raised to 1 रो raised to B1 B1 0 रो raised to 0 mu raised to C1 C1 0 है मतलब 0 k raised to D1 D1 -1 है k raised to -1 into h as it is मैथ्स का रूल किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा नेगलेक्ट कर दो k raised to -1 पावर न्यूमरेटर में ले जाओ बचा गया h d कि आपका न्यूमरेटर में आ गया h d बाय आपको पाई1 की वैल्यू मिल गई जिस तरह से पाई1 की वैल्यू मिली बिल्कुल उसी तरह से आपको पाई2 फाइंड आउट करना है पाई2 ये हमारा पाई2 वाला इक्वेशन इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे पाई2 is equal to d raised to a2 rho raised to b2 mu raised to c2 k raised to d2 बीटा g डेल्टा t डायमेंशन नंबर अप्लाई करो पाई आपका डायमेंशन लेस टर्म है मतलब वो तो 0 हो जाएगा d डायमीटर के लिए l1 a2 डेंसिटी m1 l-3 b2 mu m1 l-1 t-1 c2 k थर्मल कंडक्टिविटी m1 l1 t-3 थीटा-1 d2 बॉइंड फोर्स l1 t-1 सेम प्रोसीजर वी विल डू अगेन m के लिए पावर को इक्विवेलेंट करो 0 is equal to 1 into b2 b2 1 into c2 b2 plus c2 1 into d2 plus d2 यहां पर तो है नहीं नेक्स्ट l के लिए l 0 पावर लेफ्ट साइड is equal to 1 into a2 -3 into b2 -3 b2 -1 into c2 -c2 1 into d2 plus 1 t के लिए 0 is equal to क्योंकि पावर 0 है 0 is equal to t -1 into c2 -c2 -3 into d2 -3 d2 minus लास्ट थीटा के लिए पावर 0 है 0 is equal to थीटा यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में थीटा यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी में थर्मल कंडक्टिविटी मतलब -1 into d2 -d2 तो आपको d2 की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई दैट इज इक्वल टू 0 जो d2 की वैल्यू मिली उसको हम लोग यहाँ रखेंगे तो आपको c2 मिल जाएगा -c2 -3 into 0 -2 c2 माइनस में लेफ्ट हैंड साइड ले तो प्लस हो जाएगा c2 is equal to -2 मतलब c2 की वैल्यू मिल गई c2 और d2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो आपको b2 मिल जाएगा 0 is equal to b2 -2 क्योंकि c2 की वैल्यू -2 है d2 की वैल्यू 0 तो आपको b2 मिलेगा +2 क्योंकि -2 जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा b2 is equal to 2 ये b2 c2 और d2 की वैल्यू हम लोग हमारे l वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आपको a2 मिल जाएगा 0 is equal to a2 -3 b2 आपके पास में 2 है -3 into 2 माइनस c2 की वैल्यू -2 है माइनस into -2 प्लस d2 की वैल्यू 0 है +0 +1 -3 into 2 -6 minus will become plus 1 मतलब ये हो जाएगा -3 ये -3 जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा तो a2 की वैल्यू मिलेगी प्लस a2 विल बी योर +3 ये +3 की वैल्यू हम लोग हमारे पाई2 इक्वेशन में रखेंगे क्यों आपके पास में a2 है आपके पास में b2 है c2 है और d2 भी है चारों चार वैल्यू रखेंगे हम लोग हमारे पाई2 के इक्वेशन में पाई2 is equal to d raised to a2 3 है d क्यूब रो raised to b2 2 है रो स्क्वायर mu raised to c2 mu raised to -2 k
k raised to d2 k raised to 0 into buoyant force। पावर 0 मतलब 1, नेगेटिव पावर ये -2, नेगेटिव पावर है, न्यूमरेटर में आ सकता है। बचा क्या आपके पास में, बीटा जी डेल्टा टी रो स्क्वायर डी क्यूब डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर, ये है बीटा जी डेल्टा टी इनटू रो स्क्वायर इनटू डी क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर। आपको पाई 2 मिल गया। जिस तरह से पाई 1 मिला, जिस तरह से पाई 2 मिला, उसी तरह से हम लोग पाई 3 फाइंड आउट करेंगे। d रेज़ टू a3 रो रेज़ टू d3 म्यू रेज़ टू c3 k रेज़ टू d3 एंड स्पेसिफिक हीट। डायमेंशनलेस नंबर रखते हैं पाई के लिए m0 l0 t0 थीटा 0, डायमीटर के लिए l1 a3, डेंसिटी के लिए m1 l-3 रेज़ टू b3, विस्कोसिटी के लिए m1 l-1 t-1 into c3, थर्मल कंडक्टिविटी m1 l1 t-3 थीटा रेज़ टू -1 into d3, and the last one specific heat l2 t-2 थीटा रेज़ टू -1। सेम प्रोसीजर, दोनों साइड हम लोग हमारे mlt थीटा के पावर को इक्विवेलेंट करेंगे। सबसे पहले m के लिए 0 is equal to 1 into b3 b3 आया, 1 into c3 b3 plus c3, 1 into d3 plus d3। For L 0 is equal to 1 into a3 minus 3 into b3 minus 3 b3 minus 1 into c3 minus c3, 1 into d3 plus d3 plus for t 0 पावर के साथ 0 is equal to t के लिए -1 into c3 minus c3 minus 3 into d3 minus 3 d3 minus 2 minus for theta 0 is equal to थीटा आपके पास में -1 into d3 है minus d3 minus 1 minus, सिंप्लीफिकेशन करो, d3 नेगेटिव है इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, d3 की वैल्यू आ गई -1, ये d3 की वैल्यू हम लोग t में रखेंगे तो आपको c3 मिल जाएगा -c3 -3 into -1 -2, सिंप्लीफिकेशन करो, c3 मिलेगा 1। ये भी d3 और c3 की वैल्यू हम लोग हमारे m में रखेंगे तो आपको b3 मिलेगा, d3 c3 की वैल्यू है 1 plus 1, d3 की वैल्यू -1, बोथ विल बी कैंसिल आउट, b3 मिलेगा 0। और ये b3 c3 d3 जब आप लोग l में रखोगे तो आपको a3 मिलेगा, a3 -3 into b3 will be 0 minus c3 -1 plus d3 -1 plus 2, -3 into 0 0 हो जाएगा, -1 will be -2 -2 plus 2 this whole term will be cancel। बचा क्या, a3 is equal to 0, मतलब आपके पास में a3 b3 c3 d3 चारों वैल्यू आ गई। ये चारों वैल्यू हम लोग रखेंगे हमारे पाई 3 के इक्वेशन में। पाई 3 is equal to d raised to a3 आपका 0 है, 0 आ गया, रो raised to b3 0 है, 0 आ गया, म्यू raised to c3 1 है, म्यू raised to 1 आ गया, k raised to d3 -1 है, k raised to -1 आ गया इनटू, फिर से मैच करो, पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दो, म्यू पावर माइनस में न्यूमरेटर में ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, बचा क्या आपके पास म्यू इनटू c3 डिवाइडेड बाय k, मतलब आपको पाई 3 मिल गया, पाई 3 आपका है म्यू c3 डिवाइडेड बाय k। पाई 1 मिला था hd बाय k, पाई 2 मिला था बीटा g डेल्टा t रो स्क्वायर d क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर, और पाई 3 आपको मिला म्यू c3 अपॉन k। ये तीन पाई की वैल्यू हम हमारे इक्वेशन 1 में रख देंगे, दैट फंक्शन पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 0। इन तीनों की वैल्यू को मैंने यहां रख दी, इज इक्वल टू 0, ठीक है, hd by k बीटा g डेल्टा t रो स्क्वायर d क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर म्यू c3 अपॉन k। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है h, लेकिन सिर्फ h नहीं आएगा, h का पूरा फॉर्मूला लिखेगा, मतलब कि नसेल्ट नंबर। ये hd by k हमारे इक्वेशन का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट हेड को कॉमन निकालो, सब्जेक्ट हेड को जब आप कॉमन निकालोगे hd by k तो ये आपकी फंक्शन प्रॉपर्टी फाई में कन्वर्ट हो जाएगी, hd by k इज इक्वल टू फाई बीटा जी डेल्टा t रो स्क्वायर d क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर म्यू cp by k। hd by k मतलब नसेल्ट नंबर, इट इज द फंक्शन ऑफ बीटा जी डेल्टा t रो स्क्वायर d क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर मतलब ग्रेसोफ नंबर, म्यू cp by k मतलब क्या प्रांड्टल नंबर, जो हमको प्रूव करना था, दैट नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ ग्रेसोफ नंबर एंड प्रांड्टल नंबर। ठीक,
तो ये फोर्स कन्वेक्शन, सॉरी, ये फ्री कन्वेक्शन का एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर आप लोग इस तरह से रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।